friends, this is Lena and welcome back to my channel Lena as you wish. I hope all doing very good. If you're new in my channel, so please subscribe, likes and also do comment. Okay, so let's start. And आज की जो टॉपिक है वो है, टॉपिक का नाम मॉनेटरी पॉलिसी। ये कॉमर्स लॉ में भी है और इकोनॉमिक्स, जो जिनके इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उसमें आपको तो मॉनेटरी पॉलिसी कैसे भी मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जानते हैं कि आखिर ये मॉनेटरी पॉलिसी है क्या। तो लेट्स स्टार्ट। मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? सबसे पहले तो ये मॉनेटरी पॉलिसी है क्या। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी को हम लोग हिंदी में मौद्रिक नीति बोलते हैं। तो मौद्रिक नीति के बारे में जानने से पहले ये आया कैसे, ठीक है, इसका मतलब कि बेस क्या है, ये क्यों लाया गया था मॉनेटरी पॉलिसी। तो आप लोगों को पता होगा जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जो मॉनेटरी पॉलिसी लाने का जो मेन मोटिव था वो था आपका मनी कंट्रोल करना। मतलब कि जितने भी कि जो इकोनॉमिक्स में मनी सप्लाई किए जा रहे हैं उनको वो कंट्रोल करता है। मतलब कि क्रेडिट को कंट्रोल करना। तो क्रेडिट कंट्रोल करना क्या होता है, ठीक है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, ये क्या होता है, क्या है। तो चलिए उसके बारे में पहले जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी में मनी को कंट्रोल करना क्या होता है। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना, इसको बाई मंथली पॉलिसी कहा जाता है। बाई मंथली पॉलिसी मतलब साल में 2 बार इसको कि रिवाइज किया जाता है। साल में 2 बार मतलब होता है कि इसको ईयरली में 6 टाइम्स इसको ये स्टेबल नहीं है, ठीक है, ये इनस्टेबल है। तो इसी को हर 2 मंथ्स में इसको कि हम लोग रिवाइज करते हैं। इकोनॉमिक्स को रिवाइज किया जाता है, इसलिए इसको हर 2 मंथ्स में, इसलिए इसको बाई मंथली पॉलिसी भी कहा जाता है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी है, इसको बनाता कौन है? सबसे पहले तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर आता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाता था, बट अब नहीं। अब इसको जो बनाने का जो जिम्मा है वो है एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को आ गया है। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ये मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाता है, इसका मेन था वो था क्रेडिट कंट्रोल करना। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्रेडिट कंट्रोल हम क्यों करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इकोनॉमिक्स में, ठीक है, जैसे कि मैं एक डायग्राम में आपको समझा रही हूँ यहाँ पे, अगर इकोनॉमिक्स में सपोज मान लीजिए कि मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया, आपको 100 रुपीज मिलते थे पहले और अब आपको मिलने लगे 120। ठीक है, मतलब कि आपकी जो मनी सप्लाई है, जो इकोनॉमिक्स में मनी है वो क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा हो गया। तो मनी सप्लाई अगर ज्यादा हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली पहले हमें 100 रुपीज मिलते थे, अब हमें अगर 120 मिलने लगेगा तो हम लोग का क्या होगा, परचेसिंग पावर बढ़ जाएगा। हम जो पहले जो डिमांड करते थे अब हम उससे ज्यादा परचेस करने लगेंगे क्योंकि हमारे पास पैसे ज्यादा है। और अगर परचेसिंग पावर बढ़ेगा तो दैट मीन्स डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अगर आप परचेसिंग पावर बढ़ाओगे तो डिमांड भी बढ़ेगा, और अगर डिमांड बढ़ता है तो दैट मीन्स क्या होगा कि आपका डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई हो जाएगा। मतलब कि जो डिमांड है वो ज्यादा होगा सप्लाई से। और अगर इकोनॉमिक्स में डिमांड ज्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि प्राइस भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है, उसकी प्राइस भी बढ़ने लगेगा। और अगर प्राइस बढ़ जाता है तो इसी को तो बोलते हैं इन्फ्लेशन, मतलब हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति। ठीक है, तो वो राइज होने लगेगा कि इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ गया इकोनॉमिक्स में। तो ये एक इकोनॉमिक्स के लिए तो ठीक नहीं है ना, क्योंकि अगर आपकी कि जो प्राइजेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगेंगे तो जो बेसिक नीड्स की जो प्रोडक्ट है वो आप नहीं ले पाओगे। जो बेसिकली हर कोई खरीदना चाहता है, जो बेसिक नीड्स है, नेसेसरी है, वो कोई खरीद ही नहीं पाएगा क्योंकि उसकी प्राइस ज्यादा हो गया। तो ये हमारे इकोनॉमिक्स के लिए क्या है, ठीक नहीं है। उसी तरह अगर मान लीजिए कि इकोनॉमिक्स में मनी सप्लाई डेफिसिट हो गया, मतलब एक्सेस की जगह क्या हो गया, कम हो गया। मनी सप्लाई कम होना भी आपके इकोनॉमिक्स के लिए ठीक नहीं है। वो कैसे, देखिए, अगर मान लीजिए इकोनॉमिक्स में मनी सप्लाई गिर जाता है, ठीक है, मनी सप्लाई बहुत ही कम हो गया, तो इसका मतलब क्या, आपको पहले 100 रुपीज मिलते थे, अब आपको 70 रुपीज मिलने लगेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको 70 रुपीज मिल रहा है तो आपकी परचेसिंग पावर भी कम हो जाएगी। आप समझ रहे हो कि अगर हमारे पास पैसे ही नहीं है तो हम क्या चीज कर देंगे, पैसे है नहीं तो हमारी परचेसिंग पावर भी गिर जाएगी। और अगर परचेसिंग पावर गिर गया तो इसका मतलब क्या है कि आपकी डिमांड भी गिर जाएगी। और डिमांड अगर जैसे जैसे कम होने लगेगा तो इसका मतलब क्या है, जो प्रोडक्शन करते हैं, जो प्रोडक्ट बनाते हैं, वो क्या करेंगे, अरे भाई जिस चीज की डिमांड ही नहीं है तो वो क्या करेगा, उसका वैल्यू भी गिरा देगा, उसका प्राइस भी कम कर देगा। अब उसका प्राइस कम हो जाता है तो इकोनॉमिक्स में क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन फैल जाएगा। डिफ्लेशन मतलब कि क्या होता है, इसको
जैसे इन्फ्लेशन, अगर मनी सप्लाई ज्यादा होता है तो इसमें इन्फ्लेशन आ जाएगा, और मनी सप्लाई कम होता है तो उसमें डिफ्लेशन आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो अब देखिए कि जैसे कि इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ा तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है, और अगर डिफ्लेशन होता है तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। अब देखिए मनी सप्लाई कम हो गया जिसकी वजह से डिफ्लेशन हो गया, ठीक है, तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्ट करे, मतलब जो प्रोडक्शन बढ़ेगा ही नहीं, प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। प्रोड्यूसर अब प्रोडक्ट बनाएगा ही नहीं क्योंकि उसकी डिमांड है ही नहीं मार्केट में, तो वो क्यों बनाएगा। और अगर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, जीडीपी कम हो जाएगा, ठीक है। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आपका गिर जाएगा। जो मैंने लास्ट क्लास में आपको मैंने इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर जो था वो सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, उसमें मैंने आपको कहा था कि जीडीपी क्या है, ठीक है। ये जो 3 सेक्टर को लेकर के बनाते हैं, तो ये जो जीडीपी है वो बनता कैसे है, आपके प्रोडक्शन जो फाइनल गुड्स है उसकी वैल्यू पे ही तो हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। और अगर डिफ्लेशन की वजह से आप प्रोडक्शन नहीं बढ़ाओगे तो इससे क्या हो जाएगा, जीडीपी कम हो जाएगा, ठीक है। जीडीपी गिर जाएगा, तो जीडीपी गिर जाएगा तो इससे क्या होगा, ग्रोथ कम हो जाएगा। तो ये हमारी इकोनॉमिक्स के लिए ठीक है कि अच्छा है, खराब है। तो आपका इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन होना, डिफ्लेशन होना, दोनों ही हमारे लिए क्या है, खतरनाक है। तो दोनों ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यही है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्यों लाया गया कि ये क्रेडिट को कंट्रोल करता है, मतलब वो बैलेंस मेंटेन करता है कि ना ही इकोनॉमिक्स में ज्यादा इन्फ्लेशन हो और ना ही इकोनॉमिक्स में ज्यादा डिफ्लेशन हो, ये बैलेंस को मेंटेन करके चलता है। तो तब जाके इसे मॉनेटरी पॉलिसी लाया गया। इसलिए ये हर 2 मंथ्स में मतलब रिवाइज किया जाता है कि इकोनॉमिक्स की सिचुएशन क्या है, मतलब क्या चल रहा है, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी लाया गया। आई होप आपको मॉनेटरी पॉलिसी क्लियर हो गया हो, समझ में आया हो। और एक चीज, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसको मतलब इसका मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो किस तरह, मतलब इसकी क्या क्या टूल्स है, इसकी कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ये बैंक से रिलेटेड है, जैसे कि रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट, फिर कैश रिजर्व रेशियो, ये सब के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। तो फिलहाल आपको तो मॉनेटरी पॉलिसी समझ में आ गया होगा ना कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। सिंपल लैंग्वेज है कि ये क्या करता है, क्रेडिट को कंट्रोल करता है। और मैंने बताया था कि क्रेडिट कंट्रोल क्यों करते हैं, अभी मैंने बताया इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को क्या करना, बैलेंस मेंटेन करना। इसी का करने का मेन जो मोटिव था ये है मॉनेटरी पॉलिसी। आई होप आपको क्लियर है। तो एक बार मैं आपको डेफिनेशन में समझा देती हूँ कि ये मॉनेटरी पॉलिसी आखिर है क्या, ठीक है। तो सुनिए, मॉनेटरी पॉलिसी रिफर टू द पॉलिसी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद रिगार्ड टू द यूज ऑफ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट। ये मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट को क्या करता है, यूज करता है अंडर इट्स कंट्रोल टू अचीव द गोल्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ। अभी मैंने कहा ये क्या करता है, अचीव करता है कौन से गोल्स को, जीडीपी के ग्रोथ को, ठीक है। क्योंकि अगर ये क्रेडिट कंट्रोल करेगा ही नहीं तो जीडीपी नहीं होगा, और जीडीपी जैसे इंक्रीज नहीं होगा तो हमारी इकोनॉमिक्स भी ग्रोथ नहीं करेगी। एंड लोअर इन्फ्लेशन रेट, और इसके जो इन्फ्लेशन रेट को लोअर करता है। द आरबीआई इज ऑथोराइज्ड टू मेक मॉनेटरी पॉलिसी अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। Hence मॉनेटरी पॉलिसी रिफर्स टू द क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री। ये एक सेंट्रल, मतलब एक कंट्री है जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, सॉरी सेंट्रल बैंक जो है वो मतलब कि क्रेडिट कंट्रोल करने का काम करता है। ये सबसे पहले तो मतलब कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये मतलब पहले तो आरबीआई बनाते थे, और आरबीआई बनाने के बाद अब ये आरबीआई से हट करके इसका एक मतलब अलग सा बॉडी बनाया है, जिस बॉडी का नाम था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। वो मॉनेटरी पॉलिसी रिवाइज करता है, ठीक है, जिसको बाई मंथली पॉलिसी कहा जाता है। और एक चीज, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी, इसमें टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो बिल्कुल पसंद आई हो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक्स करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट देखकर ही मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने की इंस्पिरेशन मिलती है। एंड थैंक यू सो मच।